जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी हम लोग सुपर टेट की इस समय चर्चा कर रहे थे और सुपर टेट के अंतर्गत आज हम विज्ञान की बात करेंगे। देखिए, जो विज्ञान है वो सुपर टेट में 10 अंक का आएगा आपका, यानी 150 अंक का जो प्रश्न पत्र होना है उसमें 10 अंक आपको विज्ञान से मिलेंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों मिलाकर 10 अंक का आपका आएगा। यानी तीनों मिलाकर जो 10 अंक आने हैं उसमें मिलाकर 10 अंक आपके आएंगे। अब सवाल है कि विज्ञान हमको पढ़ना किस दृष्टिकोण से है। विज्ञान पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि विज्ञान का धर्म से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विज्ञान मानव जाति के लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। इसलिए विज्ञान का धर्म से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मैं ये भी जानता हूँ और आप भी ये जानते हैं कि हमारा संविधान धार्मिक शिक्षा का पूरी तरह से निषेध बताता है, धार्मिक शिक्षा देना निषेध बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ धार्मिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म का मतलब मात्र पूजा पाठ करने से नहीं होता है। धर्म का मतलब यहाँ नैतिकता से है, मानवीय मूल्यों से है, नैतिक मूल्यों से है, मानवता से है। यानी विज्ञान पढ़कर हमें मानव का विनाश नहीं करना है, मानव के लिए ऐसी चीज़ों का, ऐसे उपयोगों का निर्माण करना है, यानी ऐसी यूजफुल चीज़ों को, ऐसे संसाधनों का विकास करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना है जो मानव के लिए हित में हो। और अगर आप ऐसी कोई विनाशकारी पद्धति या विनाशकारी टेक्नोलॉजी जो मानव का विनाश करती है उसका आपको उपयोग नहीं करना है। अगर आप बना भी चुके हैं, जैसे कि नाभिक की संलयन और नाभिक के विखंडन के द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बना भी चुके हैं, तो उसका कभी भी मानव जाति के विनाश के लिए उपयोग नहीं करना है। यानी विज्ञान का धर्म से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए। जब भी मैं विज्ञान पढ़ाता हूं तो इस बात को बच्चों को पूरी तरह से बता देता हूं कि विज्ञान का कभी भी उपयोग मानव जाति के लिए विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। विज्ञान का उपयोग सदा ही मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, ताकि आगे चलकर विज्ञान अभिशाप ना बन जाए। इसी दृष्टिकोण से हम आपको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान मुख्य रूप से 2 शब्द से बना है। अगर हम इसका बी हटा देते हैं तो बी शब्द को हटाने पर ज्ञान यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और अगर इस ज्ञान की बात करें तो यहाँ ज्ञान का मतलब तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमें सवाल है कि ज्ञान हम किसका प्राप्त करें। तो यहाँ पर जवाब आपको मिलेगा, आप एक परिभाषा विज्ञान की बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो परिभाषा है कि सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से, यानी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ढंग से किया गया अध्ययन विज्ञान कहलाता है। लेकिन सवाल है किसका अध्ययन, तो आपका आंसर होगा द्रव्य का अध्ययन करना। किसका अध्ययन दोस्तों? द्रव्य का अध्ययन करना। द्रव्य का अध्ययन यानी कि मैटर, यानी द्रव्य का अध्ययन करना ही, द्रव्य का सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड की, इस दुनिया की, इस पृथ्वी की कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो द्रव्य है। जिसमें भार होता है, जो उसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है वो द्रव्य है। ये मार्कर भी द्रव्य है, ये बोर्ड भी द्रव्य है, हम भी द्रव्य हैं, पुस्तक भी द्रव्य है, मोबाइल, यानी जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जो क्या होती हैं, स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, उन सबको आप द्रव्य कहेंगे। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें जो स्थान नहीं घेरती है, जिसमें भार नहीं होता है? ऐसी कौन सी वस्तु है? या ऐसा क्या है जो आपके अंदर के जैसे इमोशंस हैं? जैसे आप कहते हैं कि आपको किसी से नफरत है, तो कितनी नफरत है? 5 किलो, 10 किलो? कोई द्रव्यमान है उसमें? कोई भार है? नहीं ना। भूख की अगर हम बात करें, आपको कितनी भूख लगी है, क्या इसमें कोई द्रव्यमान है? तो भावनाएं जो इमोशन होती हैं वो द्रव्य नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान है, यानी जो स्थान घेरते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? द्रव्य कहलाती हैं। और इसी द्रव्य का सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। इस द्रव्य को हम 2 प्रकार से, जैसे मैं हूं तो हमें सजीव द्रव्य कहा जाएगा, यानी जीव को सजीव द्रव्य कहा जाएगा, और जो निर्जीव है, जैसे ये मार्कर है, तो ये निर्जीव द्रव्य कहा जाएगा। यानी इस हिसाब से हम इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, सजीव द्रव्य
और निर्जीव द्रव्य, सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य। अब सजीव द्रव्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम जीव विज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीव विज्ञान की। और निर्जीव विज्ञान द्रव्य के अंतर्गत अगर हम सजीव द्रव्य का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है और निर्जीव द्रव्य का अध्ययन करना व्यवहारिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहलाता है। तो सजीव द्रव्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? सजीव द्रव्य का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है और निर्जीव द्रव्य का अध्ययन करना फिजिकल साइंस यानी व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। और अब सजीव द्रव्य जो जीव विज्ञान है इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जब जीव का अध्ययन किया जाता है, जब जीव का अध्ययन किया जाता है तो उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है, और जब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे वनस्पति विज्ञान किया जाता है। भाई पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं, तो यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वहीं अगर हम व्यवहारिक विज्ञान की बात करें तो इसमें भी हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करते हैं और रसायन विज्ञान की चर्चा करते हैं। जरा देखिए गौर से, अरस्तु जो हैं वो जीव विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने 500 जीवों पर अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लगभग 500 जीवों पर इन्होंने अध्ययन किया था। वहीं दूसरी ओर इनके जो शिष्य हैं, इनके जो शिष्य रहे हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। उनका नाम क्या है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये जो थियोफ्रेस्टस हैं ये अरस्तु के शिष्य हैं और इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है और भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है। यानी जब आधुनिक शब्द जोड़कर आए एग्जाम में तो आइंस्टीन होगा और केवल भौतिक विज्ञान का जनक पूछे तो न्यूटन होगा। और रसायन विज्ञान के जनक को लेवाइसिए को कहा जाता है, लेवाइसिए को। अब लेकिन आपको यह बता देना जरूरी है कि जंतु विज्ञान क्या है। जब आप जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव का अध्ययन करते हैं तो वो जंतु विज्ञान, वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। और भौतिक विज्ञान क्या है? जब आप प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं और इस पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। वस्तुओं के, पदार्थों के रासायनिक गुणों की, रसायन विज्ञान क्या है दोस्तों? वस्तुओं के रासायनिक गुण, उनकी संरचना का अध्ययन करना रसायन विज्ञान है। इतनी चीजों को आप समझ चुके हैं, आशा है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान हमको पढ़ना है। और भौतिक विज्ञान का पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सुपर टेट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए भौतिक विज्ञान के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला जो चैप्टर हमारा है वो हमें पढ़ना है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान यानी इसमें हम समझेंगे कि विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। दूसरे अगर हम चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर इंपोर्टेंट है गति तथा बल, गति तथा बल, मोशन एंड फोर्स। तीसरा चैप्टर है आपका कार्य शक्ति, कार्य कोमा शक्ति तथा ऊर्जा। ये आपका तीसरा चैप्टर है, यानी ये भी आपको पढ़ना है। चौथा आपका चैप्टर होगा प्रकाश,
और पांचवा जो आपका चैप्टर है ध्वनि। ये 5 चैप्टर हैं। एक चैप्टर और दिया है, अलग से दिया हुआ है दूरी, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये दूरी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बल्कि इसी गति वाले चैप्टर बल तथा गति में इसको हम पढ़ लेंगे। तो मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो 5 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति तथा बल, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि, ये 5 चैप्टर हमें भौतिक विज्ञान में पढ़ने हैं। तो चलो ये शुरुआत करते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, और जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश को हम देखेंगे। चलिए धैर्य बनाइए। आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप प्रकाश से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप बस वीडियो में बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो चलिए प्रकाश की अगर हम शुरुआत करें तो हम प्रकाश की शुरुआत कर लेते हैं। और प्रकाश है क्या, यानी लाइट है क्या। देखिए प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। वास्तव में ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ में कोई ना कोई एक एनर्जी रहती है। जैसे अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। कोई ना कोई ऊर्जा किसी न किसी रूप में, जैसे बल्ब है तो उसमें प्रकाश ऊर्जा है, तो कोई ना कोई ऊर्जा उसमें होती ही है। तो वास्तव में प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा के द्वारा, इस प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन ऊर्जा तो ध्वनि भी है, लेकिन ध्वनि की सहायता से हम वस्तुओं को देख नहीं सकते, वस्तुओं को सुन सकते हैं। तो प्रकाश की यहाँ हम डेफिनेशन देंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। ये अब प्रकाश के स्रोत क्या है, ये तो प्रकाश की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वहीं प्रकाश के अगर हम स्रोत की बात करें तो एक तो स्रोत होता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य प्रकाश का स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है उत्पत्ति। प्रकाश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य है। क्योंकि सूर्य हमने तो बनाया नहीं है, प्रकृति ने बनाया है। बे स्रोत जो प्रकृति द्वारा ही बने हैं उनके द्वारा हमें प्रकाश मिलता है, तो सूर्य है, इसमें तारे हैं, प्राकृतिक स्रोत। भाई अगर हम कृत्रिम स्रोत की बात करें कि प्रकाश का कृत्रिम स्रोत क्या है, तो प्रकाश के कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आपके बल्ब आ जाएंगे, मोमबत्ती आ जाएंगे, तमाम और भी हैं जिनको आप समझ रहे हैं और समझ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, तमाम हैं। तो ऐसी वो चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं और जिनके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वो सारी की सारी वस्तुएं कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगी। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या बात करनी है, स्रोत के बाद प्रकाश के गुण की बात करनी है। जब हम प्रकाश के गुण की चर्चा करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है कि प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिएगा। देखिए जो प्रकाश होता है, पहला इसका महत्वपूर्ण गुण है। पहले हम प्रकाश के गुण की बात कर रहे हैं तो इसको समझिए कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। यानी प्रकाश किरण जो होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गति करती है। वहीं दूसरे की बात की जाए तो प्रकाश की निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश किस में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और वो होती कितनी है, लिख लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, जब हम तरंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय
और इसको भी साथ में लिख दिया जाए तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश होती है, ऐसा प्रकाश का गुण होता है। इसके अलावा प्रकाश सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम क्या है? ऐसे माध्यम जिसमें कणों की दूरी बहुत पास पास हो, वो सघन माध्यम होगा। ऐसा माध्यम जिसमें कणों की दूरी दूर दूर हो, वो विरल माध्यम होगा। सघन माध्यम जैसे देखा जाए तो जल और वायु को ले लें तो जल एक सघन माध्यम है और वायु एक विरल माध्यम है। तो प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसी कारण हम प्रकाश को देख पाते हैं। अगर इससे कम इसकी तरंगदैर्घ्य होगी तो हम प्रकाश को नहीं देख पाएंगे और 7800 से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी तब भी हम प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। यानी इसके बीच में जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है तभी हम उसको देख पाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है। इसके लिए हम इसको देख पाते हैं, इसलिए इसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। अब प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, इसको आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए पहले, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति, हेडिंग बनाइएगा, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति का मतलब है प्रकाश की दोहरी प्रकृति, यानी प्रकाश में टू नेचर होते हैं, दो गुण होते हैं प्रकाश में। पहला गुण तो होता है इसमें तरंग का और दूसरा गुण होता है इसमें कण का। पहले कण का तरंग का इसमें गुण माना जाता था, बाद में फिर जब कई साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कण का भी इसमें गुण बताया। तो तरंग के अंतर्गत हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का विवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण, इनको पढ़ते हैं। वहीं कण की अगर हम बात करें कि प्रकाश की कण की प्रकृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्रिप्टन प्रभाव। ये दो प्रभाव हम इसमें भी पढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। प्रकाश E = mc² के लिए नहीं दिया गया था नोबेल पुरस्कार, बल्कि आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण ही क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये जो समय लगता है उसको, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड याद रखिएगा। वहीं इस चंद्रमा से, ये सूर्य है, वहीं इस चंद्रमा से, ये चंद्रमा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि इसको समय लगता है 1 मिनट 28 सेकंड। ये दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड, और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो हमने चर्चा की मात्र प्रकाश की, और प्रकाश की चर्चा करने के बाद हम अपने अगले टॉपिक प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वहीं आज की वीडियो में दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।